नमस्कार, मैं मिशन सच से राजेश रवि। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर तैयब खान। हम इनसे बात करेंगे। उससे पहले मैं दो बात आपको बताना चाहता हूँ। कहते हैं तकदीर शहर में पत्ते के नीचे होती है, अगर फूंक मारो तो निकल आती है, और गांव में पत्थर के नीचे होती है, बहुत मेहनत के बाद निकलती है। उस मेहनत को गांव के साथी करते ही हैं। गांव के बच्चे बहुत मेहनत के साथ में न जाने किन किन पदों पर पहुंचते हैं। पर अगर जिस समुदाय में, जिस परिवार में हम रहते हैं, उस परिवार में अगर पढ़ने की परंपरा भी नहीं हो और उस समुदाय में पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण नहीं हो, वहाँ पर अपनी तकदीर निकालना कितना मुश्किल होता है, यह शायद डॉक्टर तैयब से ज़्यादा कोई नहीं जानता होगा। मैं आज बात कर रहा हूँ डॉक्टर साहब से। तो डॉक्टर साहब, आपने जो शुरू में पढ़ाई की और जो आपका गांव था, उसको लेके क्या आपका अनुभव रहा? कैसी पढ़ाई हुई, कैसे कैसे आपने आगे बढ़े? हमारा गांव रामगढ़ के बहुत इंटीरियर में पड़ता है। वहाँ जो उस टाइम समस्या थी वो थी कि एक तरफ तो हमारे पहाड़ था, तो वहाँ घाटी थी, अब उससे पैदल चल के क्रॉस होके हमें अलवर आना पड़ता था। तो और दूसरे तरफ नदी थी और बीच में कोई सड़क नहीं थी। मुबारकपुर कस्बा हमसे 9 किलोमीटर करीब। तो जो भी हमारे टीचर्स होते थे तो वहाँ आते ही कम थे, पर जो भी आते थे वो मुबारकपुर में रहते थे, क्योंकि लाइट नहीं थी हमारे गाँव में। लाइट की वजह से वहीं कमरे लेके रहते थे, तो वो भी साइकिल से अप डाउन करते थे डेली। तो जो ये जब नदी आती थी तो कई कई दिन तक स्कूल नहीं चलता था, तो एक आध टीचर के सहारे चलता था। तो इस तरह की विषम परिस्थितियाँ थी हमारे एरिया में। और पूरे एरिया में एक ही स्कूल था, वो 85 तक मिडल था, 85 में जाके सेकेंडरी स्कूल बना। तो जो जनरल जैसे उस टाइम में हर एक कास्ट में थी कि एजुकेशन के प्रति अवेयरनेस नहीं थी लोगों में। मेवों में थोड़ा ज़्यादा था ये माहौल कि भाई पढ़ाने पे ध्यान नहीं देते थे। उसकी वजह थी ये कि भाई हमारे यहाँ शादियाँ जल्दी होती थी। माँ बाप को चिंता शादी की ज़्यादा रहती थी कि भाई मुँह छा जाएंगी तो लड़की नहीं मिलेगी। इस वजह से हमारे जो मेवों के बच्चे थे वो पढ़ नहीं पाते थे, क्योंकि साइंस के हिसाब से 13-14 साल की जब उम्र होती है तो जो हार्मोन्स बनते हैं उससे मूँछ तो आने लगती हैं। तो उस टाइम तक बच्चा 7वीं 8वीं तक पहुंचता था। तो हर एक हमने ये नोट किया उस टाइम कि मेवों के बच्चे हर एक क्लास में टॉपर होते थे, परंतु जैसे ही 7वीं 8वीं के बाद उनकी सगाई हो जाती थी, शादी, तो वो एकदम से उनका ग्राफ नीचे आता था। तो इसमें ये समस्याएं हमें भी आई, क्योंकि हमारे माँ बाप भी उसी मतलब जो मेंटलिटी के शिकार थे उस टाइम कि भाई बच्चे के मुँह छा जाएंगी तो शादी नहीं होगी। तो इस वजह से ऐसे तो हर एक माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा पढ़े बढ़े, मगर उनको जो परिवेश था ग्रामीण, उसकी वजह से उनका जो मेंटल स्टेट था यही था कि भी शादी कर दी जाए, नहीं तो शादी नहीं होगी तो गांव वाला हंसेंगे कि वे रह गया। तो जो ये समस्या थी ये मेन थी। बाकी जो टीचर्स की कमी दूसरी समस्या थी। तीसरा एक हमारी लाइट नहीं थी, तो हम बस दिन दिन में पढ़ते थे, रात में हम पढ़ने का कोई बात नहीं, मतलब पढ़ नहीं पाते थे। पढ़ते भी थे कभी कभी, तो हम जैसे कोशिश करते थे डब्बी से। तो डब्बी की क्या समस्या है कि भाई अंदर बैठो तो गर्मी लगे, सर्दियों में तो पढ़ लेते थे, और बाहर बैठो तो हवा चलती है तो डब्बी बुझ जाती थी। इस तरह से जो उस टाइम की आम समस्या सब लोगों के लिए थी ये। बस कस्बे में जो मुबारकपुर है वहीं लाइट थी उस टाइम तक। तो ये शादी वाली जो बात आप बता रहे हैं कि मुँह छाने उससे पहले शादी करने की बात थी, तो ये क्या आपको भी कमी झेलनी पड़ी ऐसी? ये मुझे भी झेलनी पड़ी। मतलब मेरी भी करीब 3 बार सगाई हुई है, एक बार 6th क्लास में, 8th में, 10th में। पर वो मेरे टीचर्स ने जाके समझाया मेरे पेरेंट्स को कि तुम्हारा बच्चा पढ़ने में अच्छा है, इसको मत करो। तो फिर हमारे पिताजी ने कुछ बातें मानी, कभी नहीं मानी है, पर सगाई तो कर ली। फिर वो किसी भी वजह से टूटी। तो जो मेन समस्या थी हमारे पेरेंट्स को बस यही कि भाई इसको लड़की नहीं मिलेगी। तो टीचर्स को ये जब ऐसा लगा कि ऐसे इनको समस्या है, तो उन्होंने उनको साइकोलॉजिकली ऐसे कहा कि भाई ऐसे तो तुम्हारा बच्चा अच्छा है, पढ़ के कामयाब हो ही जाएगा, इसके लिए बहुत सारे रिश्ते आएंगे, अगर नहीं आए तो हमारी जिम्मेदारी है, हम कहीं से कराएं, इवन चाहे हम चाहे हिंदू की लड़की दिलाएं, पर इसकी शादी करा देंगे। तो जो इस तरह साइकोलॉजिकल सपोर्ट किया मतलब टीचर्स ने मेरा, तो फिर मेरे पेरेंट्स मान गए इस बात को। फिर 10वीं तक तो मैं विरोध नहीं कर पाता था, इसलिए मेरी 3 बार सगाई होगी, पर उसके बाद फिर मैं खुद ही विरोध करने लगा, तो फिर उसके बाद नहीं हुई। तो पढ़ाई को लेके मतलब आपका टीचर्स का जो प्रेशर था वो ज़्यादा काम आया? मतलब टीचर्स का प्रेशर क्या, टीचर्स मेरे को बहुत चाहते थे सभी कि ये बच्चा पढ़ना चाहिए, क्योंकि जैसे गांव में कम बच्चे होते हैं जो जिनमें इंटरेस्ट होता है
एजुकेशन के लिए, क्योंकि उसकी वजह चाहे लगा लो कि भाई उनके परिवेश अच्छा नहीं है, सुविधाएं अच्छी नहीं है, काम में लगे रहते हैं। तो जिस तरह से एजुकेशन का जो डिमांड है, मतलब एजुकेशन की केवल एक ही कीमत है कि भाई उसमें त्याग करना पड़ता है। जैसे एक थिंकर ने कहा था कि हर एक चीज़ की इस दुनिया में कीमत होती है, उस कीमत को चुकाए बगैर आप उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकते। तो एजुकेशन की भी एक कीमत है, वो उसकी एक ही कीमत है, त्याग। जैसे बच्चा मतलब और चीज़ों से मन ना लगे उसका, और चीज़ों से मन हटाए, वो जैसे शादी है तो शादी में नहीं जाना है जी, है ना, कोई और फंक्शन है या खेल है, क्रिकेट हमारे टाइम चालू बहुत लोगों में क्रेज था, बच्चे खेलते रहते थे, तो मैं मतलब उनको त्याग करता था, उसमें नहीं। तो मेरा जो था कि स्कूल और घर, इसी वजह से वो जो मेरे त्याग की भावना थी तो उन्होंने नोट की, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, सभी टीचर्स ने किया कि भाई पढ़ना। तो 10वीं के बाद आपका आगे कैसे रहा फिर? 10वीं के बाद तो ये था कि भाई मैं वो बनना था IAS। अच्छा, तो मुझे मैथमेटिक्स और वो चाहिए थी हिस्ट्री, तो वो यहाँ कहीं नहीं थी, रामगढ़ में और मुबारकपुर में। ये कॉम्बिनेशन अलवर में था, तो मेरे पेरेंट्स ने नहीं अलाउ किया। तो फिर मेरे टीचर्स ने कहा भाई तुम मैथ यहाँ ले रामगढ़। अच्छा, तो मैंने रामगढ़ में मैथ लिया, 11वीं में पढ़ा। तो उस टाइम ये मंडल आयोग की बहुत स्ट्राइक चलती थी, हमारे स्कूल नहीं लगे, तो जो टेस्ट होते थे 2 टेस्ट और वार्षिक, वो नहीं हुई हमारे टाइम, ये 90 की बात है। तो जनवरी आ गया, फिर जनवरी में वापस स्कूल खुले। तो मेरे एक टीचर थे, उन्होंने कहा कि बेटा तू मतलब ऐसे मिले, उनका ट्रांसफ़र हो चुका था पर वो रामगढ़ मिल गए मुझे, मैं साइकिल से जा रहा था जब। तो उन्होंने कहा कि भाई क्या पढ़ाई कर रहा है? मैं साहब मैथमेटिक्स ली। अरे कि बेटा इंजीनियरों को नौकरी नहीं मिलती है, तुम्हारा लैब टेक्नीशियन है ना जो इंजीनियर ही है, तो तुम ये छोड़ दो, तुम डॉक्टर बनो। मैंने कहा साहब वो समझ नहीं आता मुझे बायोलॉजी। तो बायोलॉजी की वजह ये थी कि हमारे यहाँ धनेटा में कोई टीचर नहीं था साइंस का, तो हम खुद पढ़ते थे, या जो और टीचर थे ना वही हमारे जैसे हेडमास्टर साहब, वही मतलब हमसे रीड कराते, थोड़ा जितना उनको समझ आता वो समझाते, इसलिए हमारा बायोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं था। तो फिर उनके कहने से मैंने बायोलॉजी चेंज की, तो मुबारकपुर चला गया मैं। अच्छा, तो बायोलॉजी मुबारकपुर में भी थी, फिर वहाँ मैं पढ़ा, फिर वार्षिक हो गई अप्रैल में, मेरा मन नहीं लगा उसमें, तो मैंने वहाँ से TC ली, यहाँ आ गया न्यू हायर सेकेंडरी अलवर में। फिर यहाँ मुझे किसी के साथ रहना था, मेरा अकेला मन नहीं लगता था, तो वो उसने मना कर दिया मुझे रहने से। अच्छा, वो अपना ही बीच का है, रूम पार्टनर? हाँ रूम पार्टनर, मतलब उसने भाई वो जैसे जाति से बढ़िया था, मैं मेव था, तो उसको लगा कि पहले तो उसने हाँ कर दी, बाद में कि भाई मैं नहीं रह सकता। अच्छा, नहीं रह सकता, तो फिर मैंने यहाँ से TC ले ली। फिर मैं रामगढ़ जाके वापस से मैथ में एडमिशन चाहता था, और टीचर्स ने बैठ के मुझे समझाया कि तेरे ना ऐसे बर्बादी हो जाएगी, तो मतलब अभी हमने जब समझाया, जब मैंने TC ली तो उन्होंने बहुत समझाया था कि मत ले, बीच में लेगा तो कहीं का नहीं रहेगा, पर मैं नहीं माना। फिर उन्होंने दोबारा मुझे यही समझाया कि भाई बायोलॉजी रख, हम तेरे लिए एक्स्ट्रा क्लास लगवाएंगे। तो उन्होंने मेरे लिए एक्स्ट्रा क्लास लगवाई रामगढ़ में, तो मुझे फिर वो समझ आने लग गई बायोलॉजी। तो आपका फिर PMT में सिलेक्शन जब हुआ तो कहाँ आपको कॉलेज कहाँ मिला बाद में? PMT में तो मेरे घर से ही मतलब पढ़ के और अच्छी रैंक आई, 26 रैंक आई थी जनरल कैटेगरी में, तो SMS मुझे मिला। अच्छा, SMS से आपने? SMS से मैंने MBBS किया और MD मेडिसिन दोनों वहीं से की। MD भी वहीं से हुआ? वहीं से की दोनों। उसके बाद में आपने सरकारी नौकरी या क्या ज्वाइन किया या प्राइवेट? फिर मैंने 1 साल दिल्ली मतलब ज्वाइन की सरकारी नौकरी। अच्छा, पर मुझे वहाँ लगा कि भाई बहुत भीड़ है, जो चाहिए पेशेंट को वो नहीं हो पा रहा, तो फिर मैं अपना मेवात में आना चाह रहा था, तो फिर मैं अलवर आ गया। अलवर आया तो यहाँ मतलब मुझे जगह नहीं मिली। अच्छा, महीने भर ऐसे घूमता रहा। अलवर जगह से मतलब रहने की जगह या हॉस्पिटल के लिए क्या, कौन सी जगह? दोनों नहीं मिली। अच्छा, रहने की जगह भी नहीं मिली आपको? जैसे जहाँ पर वो रेंट के लिए लिखा था कि टू लेट करके लिखा होता, हम वही जाते भाई, तो पूछते, वो कहते हाँ ले लो, क्योंकि हम शक्ल से तो कोई पहचानते नहीं कौन, फिर नाम वाम पूछते तो भाई बता दे डॉक्टर तैयब, तो फिर ओके भाई शाम को बताऊंगा, ऐसे कह देते भाई मैं अपने फलाने रिश्तेदार से, बेटे से, किसी से पूछ के बताऊंगा, तो फिर शाम को मना हो जाता। मतलब इस तरह हमारा 1 महीना बेकार हो गया। फिर मजबूरी में मैंने संत सुखदेव साथ ज्वाइन किया वहाँ पर। अच्छा, 15,000 की सैलरी में। अच्छा, MBBS MD करने के बाद भी 15,000 की नौकरी ज्वाइन की आपने?
तो मैंने वहाँ महीने भर काम किया। तो उस दौरान फिर एक यादव ने मतलब मेरी हेल्प की, मकान दिलाने में की। फिर वो BM यादव जी हैं यहाँ पर, एक अच्छा। डॉक्टर हैं वो, अच्छा। रिटायर थे उस टाइम, PMO रहे हैं अपने यहाँ के। उनके मकान में मुझे रहने को मिला। फिर हम को एक वो मिल गया कमरा, वो हमारे डॉक्टर नरेंद्र है हमारे गांव के, उसने दे दिया, तो वहाँ क्लिनिक चालू कर दिया। वहाँ क्लिनिक चालू। तो आप उस समय आपकी एज लगभग क्या होगी जब आप? उस टाइम मेरी एज 29 साल थी। 29 साल। तो मतलब आपको क्या, मतलब डॉक्टरी अलग जगह थी, तो ये जो एक असर था कि मेव होने के कारण कमरा नहीं मिला, इसका कहीं मानसिक रूप से या ऐसा भी लगा कि आज भी समाज में ऐसा क्यों हो रहा है, ये कहीं गुस्सा या कोई रोष ऐसा भी कुछ लगा होगा ना, मतलब कि यार अभी मतलब मैं पढ़ा लिखा आदमी, मैं लोगों का इलाज करूँगा, तब भी लोग मुझे इस तरह से देख रहे हैं, तो ऐसा फील होता है क्या आपको? जैसे नहीं, मुझे तो एजुकेशन के दौरान तो बिल्कुल भी नहीं हुआ कि हिंदू मुस्लिम वाला, क्योंकि मेरे सारे टीचर्स हिंदू थे, उन्होंने मेरी आगे बढ़ के बहुत मदद की, सब तरह से की। मतलब मेरे पेरेंट्स रेंट पे किराए पे नहीं दिया कमरा? हाँ, वो जैसे सामाजिक जो परिस्थितियाँ बनी राजनीतिक, उसकी वजह से था वो, दिक्कत थी वो, मतलब अभी भी है। तो पर वो जब मैं वहाँ रहा, जब मुझे उन्होंने देखा, तो फिर आज मैं किसी से के लिए बोलूँ भाई आप इसको कमरा दे दो तो दे देते हैं। मतलब तो इसमें मैं ये मानता हूँ कहीं ना कहीं भाई जो माहौल बना पॉलिटिकल, उसमें हमको मेल जोल बढ़ाना पड़ेगा, अपना आप को सही रखना पड़ेगा। तो वो दोनों तरफ दिक्कत है तो। हाँ, मैं वही पूछ कोई एक तरफ दोषी हम नहीं ठहरा सकते, पर ये पॉलिटिकल जो परिवेश बना है अपने देश में हिंदू मुस्लिम का, उससे दिक्कत है। और माइनॉरिटी को तो होती है कहीं भी दिक्कत, क्योंकि जो कम, जैसे दुनिया के नेचर है कि कमज़ोर को दबाना, ये जनरल नेचर है। मतलब ऐसा नहीं कोई किसी पर्टिकुलर कास्ट का नाम लें या मजहब का नाम लें, ह्यूमन टेंडेंसी है कि वो अपने से कमज़ोर को दबाने की कोशिश करता है, बड़ा उससे दबता नहीं है। तो और धर्म इसके अपोजिट बात करता है। धर्म की एक ही पहचान है, जो धार्मिक इंसान होगा वो कभी भी अपने से कमज़ोर को नहीं दबाएगा, और वो अगर किसी से भी नहीं लड़ेगा, वो पर लड़ेगा तो मजबूत से लड़ेगा। जैसे उदाहरण है इसके बहुत सारे, श्री राम किससे लड़े, है ना, सही है, मोहम्मद साहब किससे लड़े, हजरत मूसा किससे लड़े। तो सारी दुनिया के धार्मिक जो लोग हैं वो किससे लड़े, बड़ी पावर से। छोटों को कभी नहीं वो छेड़ते, उनकी मदद करते। तो ये जैसे कुरान ये पहचान बताता है कि ये बाई बर्थ नहीं होता इसका लेना देना धर्म का, बाई वर्क होता है, और उसकी छोटी सी पहचान है। तो उसमें एक चैप्टर है छोटा सा, उसमें जिक्र है कि पहचानो इनकारियों को। अच्छा, है ना। तो अब वो तुमको ऐसे नहीं पहचान पाएंगे कि वो मस्जिद जाते हैं, मंदिर जाते हैं, कहीं जाते हैं। हम वहाँ तो केवल मस्जिद का जिक्र है, वो तो मैं मंदिर तो ऐसे ऐड कर रहा हूँ इंडिया में अपने, वो धार्मिक स्थल से मंदिर धार्मिक स्थल पे जाते हैं। तो डिस्क्राइब करता है कुरान भी जो इंसान, उसका जो कैरेक्टर है वो कैसा है। तो जो धार्मिक आदमी का, जो नास्तिक आदमी होता है, धर्म को नहीं मानता, ईश्वर को नहीं मानता, उसके एक कैरेक्टर होता है पर्टिकुलर। वो कैरेक्टर क्या है कि वो अपने से कमज़ोर को दबाता नज़र आता है। मतलब वो आएगा एक कैरेक्टर। दूसरा कैरेक्टर ये है कि वो कभी प्यासे को पानी नहीं पिलाएगा, अच्छा, भूखे को खाना नहीं खिलाएगा, कोई अच्छा कार्य नहीं करेगा, ना करने देगा। इस तरह के इंसान अगर चाहे मस्जिद में नज़र आता है तो आप मान लो इनकारी ही है, क्योंकि लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए वो मस्जिद का रुख करता है। तो और हर एक छोटी चीज़ में अपना स्वार्थ ढूंढेगा। बिल्कुल, यही गीता में डिस्क्राइब्ड है कि जो हर दुनिया का हर एक कोई भी इशू हो, दुनिया का जो हम करते हैं, कोई भी इशू, जैसे चाहे हम अभी बात कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं आप, जैसे पत्रकार है, मैं डॉक्टर हूँ, कोई बिजनेस करता है, उस इशू में अगर वो त्याग की भावना रखता है, मतलब सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए, तो जो त्याग करने वाला इंसान है ना, वही कार्य उसके लिए धर्म है। और जो स्वार्थ की भावना रखता है वो उसके लिए अधर्म है। कार्य वही है। जैसे युद्ध हो रहा था पांडव और कौरव के बीच, युद्ध था, पर एक के लिए वो धर्म था, एक के लिए अधर्म था, क्योंकि केवल नियत का फर्क था। सही है कि उसकी क्या सोच है, उसके पीछे क्या चाहता है। चलो, आपने बहुत अच्छी पूरा धार्मिक सिस्टम में हमें समझाया। हमारे जो देखेंगे इसको पाठक, उनको भी काफ़ी चीज़ें समझ आनी चाहिए इन चीज़ों से।
तो जैसे अब अपन वापस उस पे आते हैं मेडिकल पे कि आपने जब संत सुखदेव ज्वाइन किया और उसके बाद में अपना एक हॉस्पिटल छोटा सा शायद डाल लिया डॉक्टर यादव साहब के सहयोग से, आगे की यात्रा आपकी, जैसे आज तो अलवर में कहते हैं कि शायद सानिया हॉस्पिटल सबसे बड़ा हॉस्पिटल या बड़े हॉस्पिटलों में एक शामिल है, तो वो यात्रा आपने कैसे पूरी की? मतलब एक ऐसी परिस्थिति में जहाँ आपको घर नहीं मिल रहा था, जहाँ 15,000 में नौकरी ज्वाइन कर रहे थे, तो आज टॉप 5 टॉप 2-3 में आते हैं, तो वो एक यात्रा कैसी रही आपकी, कैसे हो? मैंने जब वो मेरे गांव का है डॉक्टर नरेंद्र यादव, वो मेरे जूनियर है 3 साल, तो हम साथ कॉलेज पढ़े, तो उसने 2 रूम ले रखे थे वहाँ पर, एक तो मेडिकल के लिए, एक में वो अपनी डेंटल क्लिनिक करता था। तो उसने मेरे से कहा कि आप संत सुखदेव शाम जाते हो तो लिमिटेड टाइम के लिए जाते हो 5-6 घंटे, तो आप ये ले लो मेरा कमरा, इसमें आप पेशेंट देखा करो। तो मैं वहाँ पेशेंट देखने लगा, तो संत सुखदेव साहब वालों को पता चला, तो उन्होंने मेरे को मना कर दिया कि आप अस्पताल हमारे नहीं आओगे। अच्छा। तो फिर वो समस्या खड़ी हो गई, तो मैं वहीं मरीज देखने लगा, तो मेरा 15 दिन में करीब 15-20 OPD हो गया। अच्छा। तो उसमें फिर जो एडमिशन्स आते थे उनको मैं यहाँ अपने डॉक्टर चोपड़ा है उनका हॉस्पिटल उन्होंने चालू किया था ऑर्थोपेडिक्स का, पर उनके उस टाइम मरीज नहीं थे तो खाली रहता था। अच्छा। तो मैंने वहाँ एडमिशन्स चालू करे, 2-3 महीने वहाँ चले, फिर मुझे एक बिल्डिंग किराए से मिल गई टूटी फूटी सी, उसमें फर्स्ट फ्लोर पे मैंने चालू किया 20 बेड का। वो मेरा भर गया 6 महीने में, फिर उससे परमिशन लेकर हमने एक 20 बेड का हॉल और बना दिया ऊपर। अच्छा। उससे भाई हम किराए से काट लेंगे, मतलब आप जो किराया देते हैं ना उसको एडजस्ट कर लेंगे, उन्होंने अलाउ कर दिया। और रामजीलाल जी यादव थे पूर्व MP, उनका मकान था। अच्छा। फिर वहाँ मेरा अच्छा चल गया, तो फिर हमने अब ज़मीन ढूंढी, 3-3.5 साल वहाँ चलाया, फिर यहाँ ज़मीन लेके हॉस्पिटल हमने चालू किया। अब आपका सुहास अब नगर में हमारा यहाँ पर ये कब से है? ये हमारा मार्च 2008 से है। और अब कितने बेड का है आज? अब हम 100 बेड का हॉस्पिटल है। 100 बेड का हॉस्पिटल। अच्छा, एक डॉक्टर साहब जो अलवर को लेके मतलब लगातार कमी मेडिकल में हम लोग देखते हैं कि भाई जैसे आपका 100 बेड का हॉस्पिटल है, शायद और भी 2-3 ऐसे हॉस्पिटल हैं जिनमें काफ़ी बड़े हॉस्पिटल हैं, उसके बावजूद आदमी थोड़ा सा भी बीमार हो जाए तो वो तुरंत गुड़गांव, दिल्ली यहाँ जाता है, और वहाँ मतलब उन शब्द को यूज़ नहीं करना चाहिए, लोग कहते हैं कि लुट के आते हैं हम तो, मतलब ये शब्द शायद आप देखोगे कि मेडिकल को लेकर जब दिल्ली गुड़गांव से पेशेंट वापस आता है, कभी आता है कभी नहीं भी आता है, और वो काफ़ी बड़े पैकेज पे वहाँ पैसा खर्च करके आता है, तो ये सुविधा क्या अलवर में नहीं है क्या जो हमें वहाँ जाना पड़ रहा है? मतलब इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल, आप लोग बहुत अनुभवी, सोलंकी साहब का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल, उसके बाद भी ये क्यों दिक्कत आ रही है कि आदमी को वहाँ जाना पड़ रहा है? क्या कौन सी ऐसी मेडिकल थीम है जो हमारे पास है ही नहीं जिसके कारण हमें वहाँ भेजना पड़ता है, या लोग विश्वास नहीं कर पाते और वहाँ जा रहे हैं? जैसे सबसे भारी काम दुनिया में है धर्म को समझना, धर्म क्या है इसको समझना और उसकी प्रैक्टिस करना। उसके बाद दूसरा सेकंड जो भारी काम है वो मेडिकल प्रैक्टिस है, मेडिसिन को समझना और उसकी प्रैक्टिस करना दुनिया का सबसे भारी काम है। ये मल्टीफैक्टोरियल है, जैसे ईश्वर ने सारी नेचर का निज़ाम इंसान के में डाल दिया, अब वो रनिंग मशीन पे डॉक्टर काम करता है, तो ये एक सिंगल मैन शो है ही नहीं, इसके लिए एक टीम चाहिए। बिल्कुल। जैसे मतलब सब डॉक्टर होने चाहिए, क्योंकि हमने सपोज करो ENT की सर्जरी की, वहाँ से वेगस स्टिमुलेट हुई, हार्ट रुक गया और मरीज तो मर जाएगा, तो उससे जो बदनामी होती है तो लोग आने बंद हो जाते हैं। तो ये इसके एक जो आत्मा है मेडिसिन को है कि ये टीम वर्क है, कोई डॉक्टर कितने इंटेलिजेंट है वो बिना टीम के काम नहीं कर सकता। तो अलवर में जो कमी है यही है कि यहाँ भी डॉक्टर जो हैं वो अपना अपना खोल लेते हैं सिंगल स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि सपोज करो कोई ऑर्थोपेडिक्स की सर्जरी कर रहा है, अब उसने सर्जरी की ड्रिलिंग की, उस दौरान फैट होता है, वहाँ से फैट एम्बोलिज्म हुआ है ना, या मैरो का गया, कुछ गया पार्टिकल्स, तो वो पेशेंट सडन कोलैप्स होता है, उसको संभालने वाला कोई नहीं होता। तो अलवर डेवलप होना नहीं डेवलप होने में ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि सब ने अपने सिंगल स्पेशलिटी खोले, हर एक हॉस्पिटल में कैजुअलिटीज हुई, तो जहाँ जिसका कैजुअलिटी हुई उसका एक सोसाइटी मैसेज गलत गया, मतलब विश्वास जमा नहीं पाए हम। तो अगर हम मिल के काम करते तो हम वही सुविधाएं जो जयपुर दिल्ली मिलती है यहाँ दे पाते। अब धीरे धीरे यहाँ मेडिकल कॉलेज खुले और अब थोड़ा सा लोग भी समझदार हुए, डॉक्टर को भी ये बात समझ आई कि सिंगल स्पेशलिटी बहुत टेंशन का कार्य है,
बिल्कुल। और अगर कुछ हुआ तो समर्थन नहीं है, फिर लोग हैवी होते हैं, आपका मेंटल डिस्टर्बेंस होता है। तो अब इस तरफ लोगों का रुख है कि भाई कंबाइंड हुआ जाए, जैसे फिजिशियन दिख रहा है कि कहीं के ऐसा कंबाइंड अब कुछ दिख रहा है, मतलब धीरे धीरे जैसे ये डिमांड है, समय के हिसाब से ये ज़रूरत है कि हमको एक मतलब डिपार्टमेंट डेवलप किए जाएँ और उस डिपार्टमेंट में 4-5 डॉक्टर हों जो मिल के कार्य करें, तो उससे स्ट्रेस लेवल भी कम होता है और ये समझ भी आती है। जैसे कभी जैसे एग्ज़ाम दे रहे, जस्ट हम एग्ज़ाम देते हैं डेली, क्वेश्चन हैं वो हमारे लिए। अभी कई बार एग्जाम में ऐसा होता है कि कितने इंटेलिजेंट बच्चा वो क्वेश्चन सिंपल गलत कर जाता है, कई बार जो कमज़ोर बच्चा वो टफ को अच्छा टफ को कर देता है ऐसे। तो जब हम मिल के एक को समझ नहीं आ रहा, दूसरा थोड़ा हिंट दे तो वो इजीली समझ आता है। तो जो इसकी मेन कंसेप्ट ये है कि बड़े शहरों में जो कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स हैं उनके पास बहुत पैसा है, उन्होंने डिपार्टमेंट डेवलप कर लिए, जो भी इंटेलिजेंट डॉक्टर होते हैं उनको हायर कर लेते हैं, जैसे IPL में करते हैं, अच्छा खिलाड़ी बिकते हैं, ऐसे डॉक्टर भी हायर पैकेज पे वहाँ हायर हो जाते हैं। तो फिर उनके पास तो सुविधाएं सब, बिल्कुल। तो मरीज की मजबूरी है, उसको हेल्थ चाहिए, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, उसको हेल्थ चाहिए, प्राइम इशू है, तो वो वहाँ जाता है बेचारा, चाहे कितने पैसे देने पड़े। हालांकि इसमें मैं ये मानता हूँ गलती उसकी नहीं है, ये लूट शब्द इंडिया में बहुत गलत है। जब हम सर्विस देते हैं, जब तो हम जो भी पैसे ले उसको कमाई कहते हैं, जब दूसरा सर्विस देता है तो उसको लूट कहते हैं। जैसे सपोज करो एक खाना हम खाते हैं, घर में बनाएंगे तो एवरेज 20 रुपये पड़ेगा, ढाबे में जाकर खाओगे 50 रुपये पड़ेगा, 3 स्टार में जाओगे तो 300 रुपये लग जाएंगे, 5 स्टार में जाओगे तो 5000 लगेंगे। तो ये उपभोक्ता अपने हिसाब से जाए, उसके जेब में जितना पैसा है, वो सर्विस प्रोवाइडर जो है उसके जो भी खर्चे है वो तो उपभोक्ता से निकलेंगे। अब जैसे मेदांता को हम बुराई कर देते हैं, पर मेदांता ने जो सिस्टम बनाया वो गवर्नमेंट नहीं बना पाई। उसमें हर एक चीज़ को लास्ट डील तक, मतलब जैसे बॉडी में क्या चीज़ लास्ट हो सकती है उसको डील करने की सुविधाएं वहाँ। और हम छोटी जगह पे मान छोटे अस्पताल है, वहाँ इतने खर्चे नहीं है, तो अब वहाँ तो नेचुरल सी बात है, जब खर्चे नहीं है तो उसी लेवल पे अपन काम करेंगे। हम जब बड़े की तरफ जाएंगे तो खर्चे बढ़ेंगे, तो इसको लूट शब्द कहना बिल्कुल गलत है, इसके मैं विरोध में हूँ। नहीं मतलब आप भाई जैसे लूट शब्द बोला जाए, तो क्या ऐसा कभी आपने भी सुना होगा ना कि नहीं, वो तो बाहर के लोग बोलते हैं कि पब्लिक डॉक्टर का लूट बहुत रहे हैं। मिसकंसेप्शन है डॉक्टरों के बारे में। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ डॉक्टरों कि को बारे में लोग लूट की बात करते हैं। हाँ, मतलब आम आदमी की भाषा ये बन गई है ना कि जबकि आप डॉक्टर ऐसे तो लूट देखो, रहे हैं। कोई भी सर्विस प्रोवाइडर अगर दिन में एक भी फ्री करता हो तो बता दो, पर डॉक्टर कोई भी डॉक्टर चाहे वो कितने उसके बारे में कोई भी गलत बोलता हो, वो भी 10-20 उसके अगर 100 पीढ़ी है ना, तो किसी भी वजह से 10 तो वो करता है, मोबिलाइज करता है, चाहे वो उसकी फीस नहीं लेगा, कम करेगा। पर और सेक्टर में आप बताओ एक भी करता हो तो ये सोसाइटी में बेसिकली क्यों फैला, क्या हमारा दोष होगा? कुछ लोहे में कोट, कुछ लोहार में, कुछ पत्रकारिता का मिसकंसेप्शंस, कि उस फील्ड को जानते नहीं, जिस फील्ड को हम जानते नहीं उसमें हम रिपोर्टिंग कैसे कर सकते हैं? एक ये भी एक वजह है। एक जैसे जो सोशल जो होते हैं जेलेसी, जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जो कौम कमजोर होती है 4 शक्तियों में, पहली शक्ति व्यवहार, दूसरी एजुकेशन, तीसरी हेल्थ, चौथा मनी। जो कौम, संस्था, परिवार, इन 4 चीज़ों में कमज़ोर होता है वो 3 चीज़ में ऑटोमेटिक एक्सपर्ट हो जाता है। पहली चीज़ है झूठ बोलने में, दूसरी चीज़ है आपसी ईर्ष्या करने में, तीसरा अफवाह में विश्वास करना। तो अभी हमारे इंडिया उस लेवल पे एजुकेटेड नहीं हुआ है कि उन चीज़ों को समझे। वो यहाँ अभी भी अफवाह ऐसे फैलती हैं, जैसे वैक्सीन आई तो लोग कहते मोदी की वैक्सीन है जी, लोगों ने लगवाई नहीं, मल्ला के साहब ये तो से बचे नहीं होंगे। तो जैसे यहाँ अफवाहें बहुत चलती हैं, आपसे जीलस बहुत, सपोज करो एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, अब वो डॉक्टर के क्या है, लोन अच्छी जल्दी मिल जाते हैं तो आते हैं, वो ज़मीन ले लेता, मकान बनाता, उसके पत्र पूरा लोन पे। लोग सोचते हैं यार इसने तो बना लिया बड़ा, है ना, तो वो एक आपसे जीलस पैदा हो गया। तो ये तो अभी 2 साल पहले खोला था इसने और इसको तो देखो क्या हो गया। बिल्कुल, एक जो आपसी जीलस है वो एक इसकी वजह है। दूसरा हमारे पत्रकारिता में जो मैं जैसा आप हैं, माफ़ करना कोई गलत बात कहें तो, जैसे कोई भी चीज़ का जब वो एक्सपर्ट है नहीं तो रिपोर्टिंग कैसे कर सकता है? बिल्कुल, तो उसकी भी तो एक डिग्री होनी चाहिए। जैसे हम डॉक्टर हैं, हमको जैसे मैं जिस चीज़ का एक्सपर्ट उसी की तो मेडिसिन लिख सकता हूँ। हाँ नहीं, ये तो ठीक है, पर अखबार मीडिया में तो ऐसी चीज़ें आती है ना कि कोई पीड़ित हो जाता है उस डॉक्टर से, वो जब बताता है अपनी पीड़ा के मैं तो इस डॉक्टर ने मुझे तो बहुत इतना पैसा ले लिया, मर गया पेशेंट, तो इसको क्या मीडिया को दोष मानते हो आप? जैसे मीडिया नहीं, मैं इसको मीडिया का दोष नहीं मानता, पर ये है कि जैसे न्याय की एक परिभाषा है कि पहले आरोप लगाने वाले की इंक्वायरी की जाए,
बिल्कुल। जो आरोप लगा रहा है, जो किसी भी तरह का आरोप लगा रहा है, उसकी इंक्वायरी की जाए कि इसका क्या कैरेक्टर है, क्या लेवल है एजुकेशन का, क्या इसका आरोप सही है, तभी हम दूसरे को मतलब क्वेश्चन करें। अब यहाँ क्या हो रहा है कि जनरल बात हो रही है डॉक्टर की नहीं, बिल्कुल। कोई भी आदमी चाहे दिन में 100 चोरी कर रहा है, वो कोई अफसर काम कर रहा है, उस पर यूँ ही लगा देता आरोप और उसको सुन लिया जाता है, छाप दिया जाता है। तो हम काउंटर प्रोडक्टिव हो रहे हैं सोसाइटी के लिए, नॉट इम्प्रूविंग द सोसाइटी। जैसे मैं लोगों को समझाता हूँ, पत्रकार जो मेरे से मिलने जुलने वाले हैं, कि भाई तुम पत्रकारों को एक काम होता है सोसाइटी में अवेयरनेस फैलाना, लोगों को भला करना, पर अगर हम लोगों में मिसकंसेप्शन कर देंगे तो उससे हमारे प्रोफेशन का ड्रॉबैक बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे बीच में चला डॉक्टर भाई मरे हुए को रख लेते हैं, तो मैंने एक बार उनसे कहा भाई तुम, जैसे हम नॉर्मल सी बात है कि हमारे घर में जब कोई चला जाता है तो हम उसको जल्दी से जल्दी अपना क्रियाक्रम करते हैं, क्यों करते हैं? जैसे उसकी एक साइंस है, पोस्टमार्टम साइंस आना, बदबू हो जाती है, इन्फेक्शन फैलने का डर रहता है, तो एक डॉक्टर मरे हुए कैसे रख सकता है? तो मैंने तुम ये छाप के है ना उल्टा काउंटर प्रोडक्टिव हो रहे हो सोसाइटी के लिए। क्यों हो रहे हैं कि जैसे सपोज करो सीरियस मरीज है, अभी आया, अब हम उसको वेंटिलेटर डालते हैं, वो सोचते हैं मरे को रख रखा है। अरे भाई मरे को कैसे रखेंगे? वेंटिलेटर पे 10-10 दिन बाद मरीज सही होते हैं, आप देखते होते हैं कि नहीं होते? अगर आप सोसाइटी में अविश्वास है कि साहब डॉक्टर तो मरे हुए को रख लेते हैं, तो वो तो अपने मरीज को ले जाएगा, मर जाएगा। तो ये काउंटर प्रोडक्टिव टू सोसाइटी। बिल्कुल। जो ये पत्रकारिता के काम के विरोध में काम है। जो पत्रकारिता का काम होता है कि भाई जो भी गलत कर रहा है उसको सही करना, सोसाइटी में अवेयरनेस फैलाना। बिल्कुल। तो हम क्या माने भविष्य में अलवर में मेडिकल सुविधाएं और कितनी बढ़ने की गुंजाइश अभी, जैसे आप अपने हॉस्पिटल में, या एक सामूहिक कोई प्रयास या कोई बड़ा हॉस्पिटल यहाँ आने का कितना? अब ये जैसे अलवर एक पोटेंशियल वो है, प्लेस है। इस अलवर का जैसे आसपास से आप कंपेयर करेंगे तो और जिलों की बजाय अलवर सस्ता पड़ता है मेडिकल में। अब यूँ तो अपने अपने नज़रिए कोई किसी को महंगा बताया, सस्ता बताया, पर ओवरऑल आप करेंगे तो अलवर एनसीआर में सबसे सस्ता पड़ता है। तो यहाँ ड्रेनेज बहुत है, मतलब यहाँ जैसे जो डिस्ट्रिक्ट को जैसे आधा दौसा इधर से बेरोड ये है ना, इधर से और रेवाड़ी के जड़ों से मरीज आते हैं, इधर हरियाणा से आते हैं, गुड़गांव फरीदाबाद उनसे मरीज आते हैं, से भी आते हैं। तो यहाँ इतना ड्रेनेज है कि यहाँ मेडिकल का स्कोप बहुत अच्छा है। तो हम अगर टीम वर्क डेवलप करें, अच्छे डॉक्टर्स आएँ, तो हम फिर अच्छा कर पाएंगे। अलवर को जयपुर से भी आगे ले जा सकते हैं क्योंकि हम दिल्ली के पास हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। चलो और कोई संदेश आप हमारे यहाँ जनता को, अपने साथियों को, किसी को देना चाहें? बस मेरा तो यही संदेश है जो मैं अभी बता रहा था कि जो स्वामी विवेकानंद जी ने जो बात कही कि भाई जो सोसाइटी कमज़ोर हो जाती है 4 चीज़ों में, तो हमको सबको मिल के सामूहिक प्रयास करने चाहिए कि हम मतलब मजबूत हों, व्यवहार हमारा अच्छा हो। व्यवहार मतलब मीठा बोलने को नहीं कहते, व्यवहार ये होता है कि हम किसी इंसान को चीट ना करें, इंटीग्रिटी से करें जो भी कार्य हम करें, चाहे वो जाने ना जाने तो उसको करें। दूसरा हम लेटेस्ट एजुकेशन ले, ये गीता में जिक्र है कि आप अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना चाहते हो तो उसको 2 ही चीज़ करनी पड़ेंगी, लेटेस्ट एजुकेशन और संस्कार देने होंगे। उसके बगैर आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं हो सकता, क्योंकि ये धरती और आसमान ईश्वर के किसी के नहीं है। वो टेम्परेरी केयर टेकर बनाता है उन लोगों को जिनको पसंद करता है। तो तीसरी चीज़ है कि भाई हेल्थ। अभी हम इंडिया में क्या है कि बस हमको ये नहीं सिखाया जा रहा हाउ टू लिव, हमको ये सिखाया जा रहा हाउ टू गेन मोर मनी। अब वो क्यों कर रहे हैं उसका पर्पज ही पता नहीं है, तो हम हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे, इसलिए डायबिटीज़ की कैपिटल बन गया इंडिया। हम अपने लिए समय नहीं निकालते तो वो समय हेल्थ अच्छी करें। तो जब ये 3 चीज़ अच्छी होंगी तो मनी भी आएगी हमारे पास, और जब इन चीज़ों के सही रहते मनी आएगी तो पावर है, नहीं तो वो डैमेजिंग है। अभी क्या हो रहा है, हमने उल्टा कर रखा है इसको। ये इसी नंबर में होनी चाहिए, पहले में व्यवहार, दूसरे में एजुकेशन, तीसरे में हेल्थ, चौथे में मनी। मतलब ऐसे ही है, ऐसे अगर हम इसको यूँ कर दें उल्टा तो ये डैमेजिंग टू सोसाइटी होता है, जो अभी इंडिया में हो रहा है कि कमाए जा रहे उसको पता ही नहीं क्या पर्पज है इस कमाने का, फिर ऊपर चले जाते हैं, तो विश्वास नहीं बढ़ रहा सोसाइटी में। तो मैं ये चाहता हूँ भाई हम सब टीम, डॉक्टर, पत्रकार, नेता, अफसर एक विश्वास
बनाए सोसाइटी में, क्योंकि विश्वास के बगैर सोसाइटी नहीं चलती। बिल्कुल। अभी हम एक दूसरे को डैमेज कर रहे हैं, जहाँ मौका था हम ऑफिसर को, चाहे वो दोषी नहीं है, उसके खिलाफ बोल रहे हैं, चाहे पत्रकार है तो उसके खिलाफ बोल रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं। हम ये नहीं सोच रहे कि दोषी हैं तो हम सब हैं एनवायरनमेंट की वजह से, है ना, सब में हमें दोष है, तो उस एनवायरनमेंट को करेक्ट किया जाए। बिल्कुल। तो ये थे आज हमारे साथ डॉक्टर तैयब खान, और बहुत अच्छी सटीक चर्चा हुई। समाज को भी एक अलग संदेश डॉक्टर साहब ने दिया, मीडिया को भी दिया, और ख़ास बात ये कि मेडिकल में जो साथी काम कर रहे हैं बाकी लोग उनको भी दिया, बताया कि किस तरीके से थोड़ा अमन, बहुत मामूली चेंज के साथ ही हम बहुत बदलाव ला सकते हैं, और अलवर शीघ्र ही बहुत अच्छी मुकाम पर होगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब। और मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि मिशन सच नेटवर्क आपको लगातार अच्छे, ज्ञानवर्धक और बहुत ब्रेकिंग वीडियो देता रहेगा। आप हमें देखना नहीं भूलें, और सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। थैंक यू।